नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी देश में तूफान से हुए नुकसान की, बंगाल की राजनीति में उठे तूफान की, बात करेंगे टूल किट को लेकर क्यों भिड़े हैं कांग्रेस और बीजेपी, जानेंगे योगी सरकार से क्यों डरते हैं बीजेपी विधायक और किसान क्यों कम फसल उगाने की कर रहे हैं बात, और बुलेटिन के आखिर में बात महामारी की अर्थव्यवस्था पर असर की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पिनराई विजयन की नई सरकार में सारे नए चेहरों को बनाया जाएगा मंत्री। के शैलजा बनेंगी पार्टी विहिप। विधानसभा चुनावों में वरिष्ठ नेताओं को नहीं दिए गए थे टिकट। अक्टूबर तक दूसरे देशों को वैक्सीन नहीं देगी सरकार, भारत में ही होगा टीके का इस्तेमाल। टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए लिया गया फैसला। राजस्थान में फिर सामने आई अंतर्कलह। कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 613 अंकों की बढ़त के साथ 15,194 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 185 अंकों की बढ़त के साथ 15,109 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। ताउते तूफान गुजर गया है, लेकिन इस गुजरे हुए तूफान ने गहरे जख्म जरूर छोड़ दिए हैं जो वर्षों तक लोगों के मन में बने रहेंगे। वैसे तो तूफान आने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, इसका रास्ता क्या होगा इसका अनुमान भी पहले ही लगाया जा चुका था। तूफान अपने रास्ते पर ही चला, लेकिन तूफान इतना तेज था जिससे नुकसान से बचा नहीं जा सका। तूफान अब कमजोर पड़ चुका है, तो ताउते का कहां रहा असर, देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गोवा को डराने के बाद अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ताउते ने कल रात गुजरात में दस्तक दी। लगभग 150 किलोमीटर से भी ज्यादा तेजी से चलने वाली हवाओं की जद में जो भी आया उसने नुकसान ही उठाया। अरब सागर में 4 जहाजों के फंसे होने की खबर है, जिसमें से 2 तक राहत भी पहुंचाई जा चुकी है और बाकी 2 तक राहत पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। जहाजों पर फंसे 200 से ज्यादा लोगों को निकाल लिया गया है और करीब 400 से ज्यादा लोगों को निकालने का काम जारी है। दावा है कि अगले कुछ घंटों में जहाज पर फंसे सभी लोगों को निकाल लिया जाएगा। ताउते का सबसे ज्यादा असर गुजरात और महाराष्ट्र में देखा गया, यही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। मुंबई में हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रही। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने बताया कि तूफान से मुंबई, ठाणे, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, पुणे, पालघर और कोल्हापुर में नुकसान हुआ है। लेकिन तूफान का असली असर दिखा गुजरात में, क्योंकि तूफान को सीधा यहाँ ही टकराना था। गुजरात के पोरबंदर और भावनगर में तूफान ने सबसे पहले दस्तक दी। इसके बाद जूनागढ़, राजकोट में तूफान का असर दिखना शुरू हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया कि तूफान की वजह से राज्य में 3 लोगों की जान गई है। तेज हवाओं की वजह से 40,000 से ज्यादा पेड़ गिर गए हैं और 16,500 कच्चे मकानों को भी नुकसान हुआ है। गुजरात के तटीय इलाकों में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और करीब 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया था, जिससे नुकसान को कम रखने में कामयाबी मिली। तूफान के चलते गुजरात के कई जिलों में हवा की रफ्तार 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। अधिकांश जिलों में कल रात से ही जबरदस्त बारिश हो रही है। गुजरात में हवा की रफ्तार अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। ताउते गुजरात से गुजरने के बाद राजस्थान में दस्तक दे चुका है। राजस्थान पहुंचते पहुंचते ताउते कमजोर तो पड़ चुका है, लेकिन अभी भी हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की बनी हुई है। तूफान के असर के चलते राजस्थान के जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में तो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लोगों से घर में ही रहने की अपील की जा रही है। प्रशासन ने बिजली व्यवस्था ठप होने की संभावना को देखते हुए सभी अस्पतालों में जनरेटर और ऑक्सीजन का बैकअप तैयार कर लिया है। ताउते ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन समय रहते ही की गई तैयारियों के चलते अधिकांश लोगों को बचा लिया गया। ताउते द्वारा छोड़ी गई परेशानियों से अभी निपटने की कोशिशें चल रही हैं कि एक नई मुसीबत दस्तक देने की तैयारी शुरू कर चुकी है। मौसम विभाग ने बताया है कि अंडमान के पास एक नया तूफान विकसित होने के संकेत मिल रहे हैं कि 23 मई को पूर्वी तट की ओर बढ़ेगा। इसके रास्ते और दिशा के बारे में 1-2 दिन में स्थिति साफ होगी। गुजरात से तूफान निकल चुका है, लेकिन बंगाल की राजनीति में उठा तूफान अभी थमा नहीं है। ममता सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। नारदा स्टिंग केस में 2 कैबिनेट मंत्रियों, एक विधायक और एक पूर्व मेयर को सीबीआई ने कल गिरफ्तार किया था, जिन्हें देर शाम सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी। लेकिन देर रात कोलकाता हाईकोर्ट ने विशेष सुनवाई के तहत चारों आरोपियों की जमानत को रद्द करते हुए जेल भेज दिया।
आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग ऑपरेशन में फंसे नेताओं में से फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी को कल सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया था। इन 4 नेताओं में से 2 फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी इस वक्त ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि मदन मित्रा टीएमसी के विधायक हैं और सोवन चटर्जी कोलकाता के पूर्व मेयर रह चुके हैं। सोवन चटर्जी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया था। इन चारों के खिलाफ सीबीआई जांच और केस चलाने की अनुमति इसी माह की 10 तारीख को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दी थी। सीबीआई ने कल सुबह यानी 17 मई को जैसे ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया, ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंच गईं और लगभग 6 घंटे तक वहीं डटी रहीं। बाद में सीबीआई की विशेष अदालत ने इन चारों नेताओं को जमानत दे दी, लेकिन कुछ घंटे बाद ही इस पूरे प्रकरण में ट्विस्ट आ गया। मामला कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गया, जहां कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए चारों नेताओं को जेल भेज दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार यानी 19 मई को होगी। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी बंगाल विधानसभा चुनावों में मिली अपनी हार की खींच उतार रही है, जिन्हें जनता ने नकार दिया। वो सीबीआई का इस्तेमाल कर ममता सरकार को परेशान कर रहे हैं, जबकि बीजेपी टीएमसी के आरोपों से इनकार कर रही है। दरअसल ये मामला 5 साल पुराना है। 2016 में बंगाल में असेंबली इलेक्शन से पहले नारदा न्यूज पोर्टल ने एक टेप जारी किया था। दावा किया गया कि टेप 2014 में रिकॉर्ड किए गए हैं। टेप के हवाले से तृणमूल के मंत्री, सांसद और विधायकों पर डमी कंपनियों से पैसे लेने के आरोप लगाए गए थे। कलकत्ता हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा था। हाई कोर्ट ने 2017 में इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। गिरफ्तारी, फिर जमानत और फिर गिरफ्तारी। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन साफ है कि बंगाल की सियासत में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बंगाल में सीबीआई और टीएमसी भिड़े हैं, तो दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस भिड़े हैं। मामला एक टूल किट का है। वैसे टूल किट का नाम किसान आंदोलन के समय भी सुना गया था और लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर इसकी गूंज सुनी जा रही है। तो क्या है इस टूल किट में, जिससे दिल्ली में तेज हो गई है राजनीति? देखिए ये रिपोर्ट। देश की सियासत में एक टूल किट से खलबली मची हुई है। कांग्रेस की ओर से तो बीजेपी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। टूल किट को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस में घमासान छिड़ गया है। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस की टूल किट शेयर की है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की टूल किट चल रही है और वो महामारी के इस समय में भी राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि संक्रमण की दूसरी लहर से किसी न किसी तरह फायदा उठाया जाए। संबित पात्रा ने कहा कि कहीं न कहीं कांग्रेस ने अपनी टूल किट में ये मान लिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हर बुरे समय का सामना अच्छे से किया है। अब वो सोच रही है कि महामारी की ये जो दूसरी लहर आई है, उससे कैसे फायदा उठाया जाए, कैसे विदेशी पत्रिकाओं में पीएम मोदी की छवि को धूमिल किया जाए। इसलिए वो गंगा में तैरते हुए पार्थिव शरीरों के फोटो को मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं। उन्होंने ये सब करने के लिए अपनी टूल किट में लिखा है। संबित पात्रा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर टूल किट का इस्तेमाल करके ट्वीट करने का आरोप भी लगाया है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव गौड़ा ने इस मसले पर कहा कि भाजपा महामारी को प्रबंधन पर एक नकली टूल किट का प्रचार कर रही है और इसे बता रही है कि इसे एआईसीसी के रिसर्च डिपार्टमेंट ने बनाया है। हम बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ लोगों को गुमराह करने के लिए मामला दर्ज करा रहे हैं। जब हमारा देश महामारी से मुश्किल में पड़ रहा है, उस समय राहत देने की बजाय बीजेपी बेशर्मी से गुमराह कर रही है। सोशल मीडिया पर अपने बात रखो तो उस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। सरकार से सवाल कहां पूछे जाएं? केंद्र में मोदी सरकार से सवाल पूछो तो जवाब आता नहीं है, और जवाब आता भी है तो जिससे पूछा जाता है उसकी जगह कोई और दे रहा होता है। गनीमत है कि कभी कभी जवाब मिल जाता है, लेकिन बात यूपी की हो तो यहाँ सवाल ही नहीं पूछा जाता। ऐसा नहीं कि यहाँ समस्याएं नहीं है, यहाँ सवाल डर के चलते नहीं पूछा जाता। सरकार का डर विरोधियों में ही नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के विधायकों में भी है। बीजेपी के एक विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि यदि हम ज्यादा बोले तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो क्या कहा है बीजेपी विधायक ने? देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में संक्रमण को लेकर अस्पताल और गंगा के किनारों से जो तस्वीर सामने आई, उन्हें दिखाया भी नहीं जा सकता। गंगा में बहते इंसानी शरीर, अस्पताल में इलाज के अभाव में जान देते लोग, लेकिन सरकार का दावा है कि सब कुछ ठीक है। यूपी में सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, यहाँ संक्रमण को बढ़ने से रोक दिया गया है। सरकार के दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है ये सभी को दिख रहा है। लेकिन बोलने की ताकत शायद हर किसी में नहीं है। आम आदमी तो क्या, पावरफुल लोग भी सरकार के खिलाफ बोलने से पहले बहुत कुछ सोचने को मजबूर हो रहे हैं। संतोष गंगवार जैसे चंद लोग जरूर हैं जो दबी जबानी योगी सरकार को नसीहत दे रहे हैं। पार्टी के कुछ विधायक भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।
मानवाधिकार आयोग चिंता जता चुका है, लेकिन योगी सरकार की सख्ती के आगे लोगों को सच बोलने से डर लगने लगता है। ऐसा ही एक टेप बीजेपी विधायक का इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने डर की बात को खुलकर बता रहे हैं। डीबी लाइव इस टेप की सच्चाई की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन यदि ये टेप सच है तो आप खुद सोच सकते हैं कि सरकार के दावे में कितनी सच्चाई है। यूपी के सीतापुर से बीजेपी विधायक राकेश राठौर का कहना है कि यूपी के हालात वैसे नहीं हैं जैसे बताए जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता। वीडियो टेप में राकेश राठौर कहते सुने जा रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। वीडियो टेप में राकेश राठौर कहते हुए सुने जा रहे हैं कि सब बहुत अच्छा चल रहा है। हम तो यही कहेंगे, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। हम सरकार तो है नहीं, हम ये जरूर बता सकते हैं कि जो सरकार कह रही है वो ही ठीक मानो। विधायकों की हैसियत क्या है? हम ज्यादा बोलेंगे तो देश विरोधी बता दिया जाएगा और देश विरोधी होने का केस भी हम पर लगा दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि विधायक अपनी बात कह सकते हैं सरकार से? बीजेपी विधायक स्थानीय पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि सीतापुर में ट्रॉमा सेंटर खुलने की क्या संभावना है, संक्रमण को लेकर क्या तैयारी है, विधायक का जवाब था कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। सीतापुर में बना ट्रॉमा सेंटर 2016 में तैयार हो गया था, लेकिन ये अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसे लेकर बीजेपी विधायक का कहना था कि क्या आपको लगता है कि विधायक अपनी बात कह सकते हैं सरकार से? जब विधायक को ही अपनी बात कहने से डर लगता है तो यूपी में क्या स्थिति है, ये समझना कठिन नहीं है। सरकार जो कहे चुपचाप मान लो। सवाल किया तो देश विरोधी भी बताया जा सकता है, और फिर क्या होगा, शायद यही बात विधायक समझा रहे हैं। वैसे सरकार की ओर से किसानों को भी समझाया जा रहा है कि नया कृषि कानून उसके हक में है, लेकिन किसानों को तो इसमें सिर्फ नुकसान ही नजर आ रहा है, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों के विरोध का सरकार पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है, इसीलिए किसानों ने अब फसल के सही दाम लेने के लिए नई रणनीति तैयार की है। इससे किसानों को तो फायदा हो सकता है, लेकिन देश को बहुत बड़ा नुकसान होना तय है। तो किसान और सरकार की लड़ाई में देश का क्या हो सकता है नुकसान, देखिए ये रिपोर्ट। किसानों के आंदोलन को चलते हुए 170 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। किसान आंदोलन का नुकसान अभी हाल में हुए यूपी में पंचायत चुनावों में बीजेपी उठा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द करने को तैयार नहीं है। सरकार के रवैये को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यदि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया और किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिला तो फिर किसान ऐसा कदम उठाएंगे जिसके बारे में सरकार अंदाजा भी नहीं लगा रही है। टिकैत ने कहा कि नए कृषि कानून अगर वापस नहीं लिए गए तो किसान फसलों का उत्पादन करना कम कर देंगे। किसान जब फसलों और अनाज का उत्पादन कम करते हैं तो उनकी कीमतें बाजार में बढ़ जाती हैं, जिससे किसानों को फसलों की ज्यादा कीमत मिलती है। लेकिन जब किसान उत्पादन बढ़ा देता है तो उसे लाभ नहीं मिलता, क्योंकि बाजार में फसलों की कीमत बहुत कम रह जाती है। फसल का उत्पादन करने के लिए किसान डीजल, दवाइयां और श्रम लगाता है। किसानों में इस बात की सहमति भी है कि इस बार हम लोग फसलों का उत्पादन कम कर दें, जिससे किसानों को फायदा हो। हम 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में हमारे पास सीमित खेती करने का ही विकल्प बचता दिख रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि 2007 से पहले देश में गेहूं की कमी थी। गेहूं विदेश से मंगाना पड़ता था। उस समय किसानों को गेहूं के बाजार में भी ठीक ठाक दाम मिल जाते थे। गेहूं की कमी को देखते हुए उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किसान नेताओं से बात की। उन्होंने किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत से कहा था कि देश में गेहूं का उत्पादन कैसे बढ़े, कोई फॉर्मूला बताएं। सरकार ने किसानों का साथ मांगा तो किसानों ने देश में ही गेहूं का इतना उत्पादन शुरू कर दिया कि विदेश से गेहूं मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज देश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। किसान फसल कम उगाएंगे तो देश में अन्न की कमी हो सकती है, यानी साफ है कि ऐसा हुआ तो महंगाई का सामना भी करना पड़ सकता है। किसान क्या करेंगे, इस पर नजर रखेगी। नजर बिहार सरकार की भी योगी सरकार के एक प्रोजेक्ट पर है। योगी जहां इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, वहीं बिहार सरकार की नींद इससे उड़ गई है। यहां तक कि बिहार के बीजेपी विधायक भी नीतीश कुमार से शिकायत कर रहे हैं कि योगी के प्रोजेक्ट को रुकवाएं। तो क्या है योगी सरकार का ये प्रोजेक्ट जिसने उड़ा दी है नीतीश कुमार की नींद, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गंडक नदी के तट पर बसे गांवों को बरसात के समय नदी के पानी से आने वाली परेशानी से बचाने के लिए पायलट चैनल का निर्माण करा रही है, ताकि नदी की धारा यूपी सीमा से सटकर बहने के बजाय बिहार को मोड़ दी जाए। योगी सरकार के इस फैसले का बिहार में बीजेपी की ओर से ही ज्यादा विरोध हो रहा है।
नीतीश कुमार तो अभी तक चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री विनय बिहारी के इस्तीफे की चेतावनी के बाद अब नीतीश सरकार के मंत्री संजय झा और विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर चैनल निर्माण कार्य बंद कराने का अनुरोध किया है। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने पत्र में लिखा है कि उत्तर प्रदेश की एजेंसी द्वारा चैनल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश की नदियों की मुख्य धारा बिहार की गंडक नदी में हो जाएगी। इससे चंपारण तटबंध और दबाव बढ़ेगा। इसका असर योगापट्टी, बैरिया और नौतन प्रखंड में पड़ेगा। पानी के तेज प्रवाह से हुए नुकसान में जिला मुख्यालय बेतिया भी प्रभावित हो सकता है। बेतिया के एसडीओ द्वारा चैनल निर्माण पर रोक के बाद रात में काम कराया जा रहा है। इससे जनता में काफी आक्रोश है। अगर सरकार ने इस संदर्भ में कोई निर्णय लिया है तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए। इससे पहले भाजपा विधायक विनय बिहारी ने भी इस योजना का विरोध करते हुए डीएम को संबोधित एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि योगापट्टी प्रखंड की 70,000 आबादी के जीवन का सवाल है। उसको बचाने के लिए आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने पद का भी त्याग कर दूंगा। इसीलिए इसे अपने स्तर पर देखिए। मेरी बात को मुख्यमंत्री, जल संसाधन मंत्री और विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाइए। नदी की धारा को मोड़ने की अनुमति बिहार सरकार की ओर से किस तरह से दी गई है, ये मुझे मालूम नहीं है। इसके अलावा विनय बिहारी ने उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को भी एक पत्र लिखकर इस्तीफा देने की बात कही। आपको बता दें कि पायलट चैनल निर्माण का असर बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के कई प्रखंडों के दर्जनों गांवों पर पड़ने की आशंका है। इन गांवों के लोगों का कहना है कि यूपी के कई गांवों में हर साल पानी के तेज प्रवाह और कटाव से मुश्किल खड़ी हो जाती है। अब यूपी सरकार ऐसा चैनल बना रही है जिससे ये बिहार के हिस्से में सिर्फ मुश्किलें ही आएंगी। इसी बात पर योगी और नीतीश आमने सामने हैं। अब देखना होगा कि इस लड़ाई का क्या नतीजा निकल कर आता है। और बुलेटिन के आखिर में बात अर्थव्यवस्था के सामने आई मुश्किल की। महामारी की दूसरी लहर का कहर देश पर इस कदर बरपा है कि हर तरफ हाहाकार मचा है। देश की बुनियाद यानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल चुकी है। न तो व्यापार है और न ही रोजगार। इस स्थिति को लेकर तमाम रेटिंग एजेंसियां भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान लगा रही हैं, तो देश की चिंता को बढ़ा रहा है। तो क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। महामारी ने जब देश में पहली बार दस्तक दी तो अर्थव्यवस्था हरे निशान से सीधा लाल निशान पर पहुंच गई। हालात ऐसे बिगड़े जिसे संभालना बेहद मुश्किल हो गया। लेकिन अब एक बार फिर स्वास्थ्य मुसीबत ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है, जिसका गहरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इसीलिए तमाम रेटिंग एजेंसियां जीडीपी के आंकड़ों में गिरावट का ही अनुमान लगा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों और विशेषज्ञों का मानना था कि इस साल जीडीपी की वृद्धि दर 12% के आसपास रहेगी, लेकिन जेपी मॉर्गन ने इसे घटाकर 11% कर दिया है, जबकि मूडीज के अनुसार ये 9.3% रहेगी। ये अनुमान देश में बेपटरी होते व्यापार को देखते हुए लगाया गया है। दरअसल अप्रैल के महीने में वाहनों की बिक्री 30% घट गई, जबकि मनरेगा के तहत रोजगार की मांग 2 करोड़ 45 लाख हो गई। वहीं ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की बिक्री में दहाई अंकों की गिरावट दर्ज की गई। वहीं पूर्णबंदी की वजह से होटल, रेस्टोरेंट, यात्रा, पर्यटन जैसे सेवा क्षेत्रों पर काफी असर पड़ा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक उपभोक्ता भावना सूचकांक में अप्रैल में 3.8% की गिरावट आई है। महामारी का असर न केवल आम लोगों पर देखा जा रहा है, बल्कि सरकार का खजाना भी खाली हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि ई वे बिल की संख्या मार्च के 7 करोड़ के मुकाबले अप्रैल में 5.8 करोड़ रह गई। वहीं स्टील, ईंधन और सीमेंट की खपत में भी गिरावट आई। हालांकि इन आंकड़ों के बावजूद कहा जा रहा है कि पिछली बार की तुलना में व्यापार को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। जानकारों का मानना है कि पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में हुए देशव्यापी पूर्णबंदी से अर्थव्यवस्था 23.9% सिकुड़ गई थी। इस बार अधिकतर प्रदेशों में आंशिक पूर्णबंदी की गई है। राज्यों को अधिकार देकर मोदी सरकार ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस कैसे लेकर आएगी। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।